आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। ये वक्त 19वीं शताब्दी के अंत का था। ब्रिटिश सरकार भारत पर अपनी पकड़ पूरी तरह से बना चुकी थी। बगावतों की तमाम आंधियां हर रोज सर उठा तो रही थी, लेकिन किसी में इतना दम नहीं था कि ब्रिटिश शासन को हिला सके। ये वही वक्त था जब भारत में ब्रिटिश अफसरान के घरों के बाहर वो बोर्ड बड़े आम हो चुके थे जिस पर लिखा होता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इसी वक्त में एक शख्स बॉम्बे प्रेसिडेंसी से निकलकर ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर बनता है, ताकि भारत की व्यथा, भारतीयों की तकलीफें उन्हें सुना सके, और वहां की संसद में चीख कर कहता है, ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए एक दुष्ट शासन है और भारत जितनी जल्दी हो सके भारतीयों को सौंप देना चाहिए। इस शख्स का नाम था दादा भाई नौरोजी, गुलाम भारत के पहले नेता जिन्हें कभी महात्मा गांधी ने राष्ट्रपिता कहा था। नमस्कार, आप सुन रहे हैं नामी गिरामी। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। दादा भाई नौरोजी का नाम स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में सबसे पहला बड़ा नाम कहा जा सकता है। 1894 में महात्मा गांधी ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें गांधी ने दादा भाई को कहा, हिंदुस्तानी आपकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे बच्चे अपने पिता की तरफ। दादा भाई का परिचय बताने के लिए ये बात काफी है। कानपुर में रहते हैं आलोक वाजपेयी, इतिहासविद हैं और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर इन्होंने खासी पढ़ाई की है। दादा भाई नौरोजी के बारे में वो कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को महात्मा गांधी ने अपनी हिंद स्वराज में फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा है। ये शब्द उन्होंने दादा भाई नौरोजी के लिए इस्तेमाल किया है। और एक साथ वो बहुत कुछ थे, यानी वो एक और तो विद्वान थे, पत्रकारिता का उन्होंने काम किया, और बिजनेसमैन भी काफी बड़े थे, पॉलिटिशियन तो वो थे ही थे। ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले वो पहले भारतीय एमपी थे। और इसके अलावा भारत में जो राजनीतिक संस्थाएं 19वीं सदी में शुरुआत में मतलब मध्य 19वीं सदी से बनी, तो उसके पीछे, हर संस्था के पीछे दादा भाई नौरोजी जरूर थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो 1885 में बनी, लेकिन उसके पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी थी 1860 के आसपास में। तो वो दादा भाई नौरोजी का उसमें सबसे बड़ा हाथ था। उसके बाद में एक और संस्था बनी थी, राष्ट्रीय इंडियन एसोसिएशन, जिसको माना जाता है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक तरह से शुरुआत की एक संस्था थी। 4 सितंबर 1825 दादा भाई नौरोजी के जन्म की तारीख यही है। तब के बॉम्बे प्रेसिडेंसी और अब के गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार था जो बहुत संपन्न तो नहीं था, लेकिन अपने बच्चों के लिए शिक्षा के पक्ष में था। खुद की पढ़ाई अभी चल ही रही थी जब 15 साल की उम्र में उन्होंने तय किया कि लड़कियों के लिए भी स्कूल होना चाहिए जिसमें शिक्षा फ्री हो। आज के वक्त के हिसाब से आपको ये बात बहुत सामान्य सी लग सकती है, लेकिन उस वक्त ये कई लोगों के लिए एक विरोध की बहुत बड़ी वजह थी। खैर, स्कूल तो फिर भी खुल गया, हालांकि विरोध जारी रहा। रूढ़िवादी लोगों ने दादा भाई को खूब कोसा, लेकिन कुछ बरस ही लगे दादा भाई को सफल होने में। 1845 आते आते इस स्कूल में ढेर सारी लड़कियां पढ़ने आने लगी। ये पहली बार था जब महिला शिक्षा को लेकर इतनी बड़ी और सीधी कोशिश किसी ने की थी, लेकिन दादा भाई के लिए यह तो महज शुरुआत थी। दादा भाई की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ब्रिटेन पहुंचकर आया। अब तक वो भारत में ब्रिटिश शासन को इस तरीके से देख रहे थे कि अंग्रेजों से बातचीत से ही स्थिति को बदला जा सकता है, लेकिन ब्रिटेन में जो उन्होंने समृद्धि देखी, जो प्रॉस्पेरिटी देखी, उससे वो हैरान थे। दादा भाई नौरोजी, पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म लिखने वाले दिनयार पटेल ने उनके बारे में लिखा है,
कि इसके बाद उन्हें समझ में आने लगा कि भारत इतना पिछड़ा क्यों है। उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि भारत से लेकर गए सस्ते संसाधनों का इस्तेमाल ब्रिटेन अपनी तरक्की के लिए किस तरह से कर रहा है। अंग्रेज अक्सर कहते हैं कि हमने कई देशों में शासन करके वहां की स्थिति को बेहतर किया है, उन्हें आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाया है, लेकिन दादा भाई ने इसे खारिज किया। उन्होंने अपने जीवन के 2 दशक गुजारे, पढ़ाई लिखाई की और फिर एक नया विश्लेषण तैयार किया जो ये कहता था कि अंग्रेज बहुत सारे देशों के पतन के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने भयंकर लूट मचाई है। सुनिए आलोक वाजपेयी को। दुनिया भर में उपनिवेशवाद को जितना बारीकी से दादा भाई नौरोजी ने समझा, उस समय 19वीं सदी के 1875 और से लगा के 19वीं सदी के आखिर तक पूरी दुनिया में बड़े से बड़े विद्वानों ने उपनिवेशवाद की उतनी गहरी समझ नहीं बनाई थी जितनी दादा भाई नौरोजी की थी। और वो शायद देश के पहले ऐसे बुद्धिजीवी थे जो ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में, जिन्होंने सालों बिता के शोध करके, मैं फिर ये बात दोहराना चाह रहा हूँ, केवल भाषणबाजियों से नहीं, केवल भावुक मुद्दे उठाते हुए नहीं, उन्होंने गहन शोध करके ये साबित किया था भारत में अंग्रेजी राज का आर्थिक प्रभाव कितना बुरा पड़ रहा। यहीं से दादा भाई नौरोजी के ब्रिटिश संसद जाने की भी पटकथा लिखी गई। उस वक्त ये नियम था कि जो भी व्यक्ति किसी ऐसे देश से आता है जो ब्रिटेन का उपनिवेश है, वो ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ सकता है। बस शर्त ये थी कि उसे ब्रिटेन में ही रहना होगा। दादा भाई ने यही सोचकर कोशिशें शुरू की। उन्हें लगता था कि एक बार संसद पहुंच जाने के बाद वो भारत की तकलीफों को और मजबूती से रख सकेंगे। शुरुआती तौर पर वो असफल भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ सालों तक लगातार उन्होंने ब्रिटेन में चल रहे आंदोलनों का समर्थन किया। महिला अधिकारों से लेकर मजदूर अधिकारों तक उन्होंने सबके लिए लड़ाई लड़ी और इसके बदले उन्होंने इन संगठनों से अपने लिए समर्थन मांगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें मजदूरों, नेताओं, कृषिविदों, नारीवादियों और पादरियों के समर्थन के पत्र भी मिलने लगे थे। और इसी का परिणाम था कि दादा भाई नौरोजी 1892 आते आते ब्रिटेन की संसद में थे। दादा भाई 5 वोटों से चुनाव जीत गए थे। ब्रिटेन में उनके दिनों के बारे में आलोक वाजपेयी कहते हैं कि इंग्लैंड में जो नौरोजी का घर था या जहां वो थे, वो हर समय किसी भी भारतीय के लिए हमेशा खुला रहता था। और हिंदुस्तान से कोई भी स्टूडेंट जो इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाता था तो वो बेहिचक उनके पास में जो है मदद के लिए चला जाता था और वो सबकी खूब मदद भी करते थे। नौरोजी को चाहे ऐसे याद रखें कि वो ब्रिटेन की संसद जाने वाले पहले भारतीय सांसद थे या ब्रिटेन में गणित के पहले भारतीय प्रोफेसर, कांग्रेस के संस्थापकों में से एक कह दें या आजादी के आंदोलन में भारत का पहला नेता, जो भी हो, नौरोजी ने बहुत कुछ ऐसा किया जो भारत के लिए नया था और पहली बार था। गांधी से उनका मिलना आजादी की लड़ाई की मशाल को आगे बढ़ाने जैसा ही था और गांधी ने भी उन्हें खूब सम्मान दिया। आलोक वाजपेयी। जो नौरोजी ने या जो आरंभिक राष्ट्रवादियों ने जो एक वैचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की कमियों को उजागर किया, उसकी चेतना पूरे देश में फैली और फिर बाद में जन आंदोलनों का दौर शुरू हुआ जो गांधी के आने के साथ में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो उसमें नौरोजी की जो आप कह सकते हैं कि जो उनका तरीका था वह जन आंदोलनों के लिए जो है उसका उस तरह से इस्तेमाल जरूरी नहीं रह गया था। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मूल वैचारिक ढांचा राष्ट्रीय आंदोलन का, गांधी का, वो दादा भाई नौरोजी के विचारों, उनके जो रिजल्ट्स थे इंटेलेक्चुअल, उनकी जो अपनी मान्यताएं और वो थी, उन्हीं के ऊपर ये राष्ट्रीय आंदोलन की बिल्डिंग खड़ी हुई। उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। इतिहासकारों ने लिखा है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब ब्रिटिश शासन क्रूरता की परिभाषा लिख रहा था, ये नौरोजी के जीवन में भी बदलाव के दिन थे। अकाल और महामारी की वजह से यहाँ लाखों लोग मारे गए। नौरोजी ने लड़ाई का तरीका एकदम बदल दिया। अब उन्होंने स्वराज की मांग खुले तौर पर करनी शुरू कर दी।
हालांकि गुजरते वक्त के साथ दादा भाई नौरोजी के हौसले भी पस्त हो रहे थे। उन्होंने तरीके बदल बदल कर अंत तक खुद को हौसला दिया, लेकिन 81 साल की उम्र में अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी राजनीतिक असफलताओं को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, निराशा किसी को मायूस करने के लिए काफी है, यहां तक कि मुझे भी अब विद्रोह करने से डर लगता है। लेकिन इसी भाषण के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम ऐसे रास्तों को अपना सकते हैं जो उस मोड़ पर उपयुक्त हों, लेकिन हमें अंत तक टिके रहना होगा। 30 जून 1917 का दिन था जब भारतीय राष्ट्रवाद की पहली परिभाषा देने वाला यह नेता इस दुनिया को अलविदा कह गया, आजादी मिलने से 30 साल पहले और 91 साल की उम्र में। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दादा भाई की कोशिशों ने महात्मा गांधी की उन राहों को आसान किया जिसके सहारे उन्होंने आजादी पाने की कोशिशें जारी रखी। 1900 की शुरुआत में जब नौरोजी ने कहा था कि भारत को स्वराज चाहिए, तब उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें कम से कम 50 या 100 साल लगेंगे। हालांकि ये वक्त और कम हुआ और भारत आजाद हो गया। आज जब हम इस विमर्श में उलझे हैं कि उस दौर के किस नेता का तरीका कितना बेहतर था और हम इस आधार पर समर्थन या विरोध करना चुन रहे हैं, हमें दादा भाई के जीवन को भी देखना चाहिए, जिन्होंने हर तरीके को आजमाया आजादी के मकसद को पूरा करने के लिए। तो आज के नामी गिरामी में इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा radio@aajtak.com पर। आज के नामी गिरामी को प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग है सचिन द्विवेदी की। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।